Good evening, students. Today we will be reading part 2nd of chapter 1st, that is resources. So let's start. First of all, we will be reading about the term soil, its formation, types and conservation. So let's start with an introduction part. Soil is a valuable wealth. Soil is the basis of economic development of a country. According to an American pedologist, Dr. Bennett, soil is the uppermost layer of the unconsolidated particles found on the Earth's surface, which is made up of parent rocks and vegetation. Large area of Earth's surface is covered by soil. It is a combination of parent rocks and organic matter, where in suitable climatic condition, different types of vegetation grow. Now, in this paragraph, it is given that सॉइल जो है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही वैल्यूएबल वेल्थ मानी जाती है इसे कंट्री की। और इसके अलावा सॉइल को अर्थ सरफेस की सबसे अपरमोस्ट लेयर कहा गया है, जो किससे बनी होती है? पैरेंट रॉक से, और जो डिफरेंट वेजिटेशन है उससे बनी हुई होती है। हमारे अर्थ का ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस सॉइल से कवर है, और ये कॉम्बिनेशन है पेरेंट रॉक और ऑर्गेनिक मैटर का, जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग सपोर्ट करके डिफरेंट वेजिटेशन ग्रो करने में हेल्प करता है। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, स्पेशली फॉर फार्मर्स। ह्यूमन लाइफ डिपेंड्स ऑन सॉइल. All living organisms get their food directly or indirectly from soil. We get cotton, silk, jute and wool for making clothes from soil, either directly or indirectly. Example, sheep eats grass and gives us wool. Silkworms survive on vegetation and vegetation grows in soil. Now in the second paragraph it is given that soil जो है हमारी लाइफ के लिए मीन्स ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसके लिए है? फार्मर्स के लिए। ह्यूमन लाइफ जो है वो पूरी तरह से सॉइल पे डिपेंडेंट होती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना फूड भी सॉइल से ही मिलता है, चाहे डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे हमें कॉटन है, सिल्क, जूट, वूल ये सब मिलते हैं क्लोथ्स बनाने के लिए, लेकिन कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से। हम इनका कल्टीवेशन कहाँ करते हैं? सॉइल में। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमें जो शिप से वूल मिलता है, तो शिप जो है वो ग्रास खाती है अपनी एनर्जी को सस्टेन करने के लिए, और वो कहाँ से मिलती है? सॉइल पे। वैसे ही वूल, सिल्कवर्म ये सब भी वेजिटेशन पे सर्वाइव करते हैं, और वो वेजिटेशन जो होता है वो किस पे होता है? सॉइल पे। मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंडेंट है? सॉइल पे। नाउ वी विल सी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. Soil is a renewable resource, but the process of its formation is very slow. It makes hundreds of years. In the formation of 1 centimeter thick layer of soil means in the formation of 2.5 centimeter thick layer, more than 1,000 years will be required. Plain surface is best for the formation of soil because least problems are created here during the formation. There are different factors which help in formation of soil. Example, parent rocks and topography, climatic condition which helps in weathering of rocks, and topography, climatic conditions which helps in weathering of rocks, plants, animals and their remains. अब यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होता है सॉइल का? सबसे पहले जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो बहुत ही एक स्लो प्रोसेस होता है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सिर्फ एक छोटी सी सॉइल की लेयर बनने में। मीन्स 1 सेंटीमीटर थिक लेयर बनने में भी उसे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और अगर हम बात करें 2 या 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर की, तो उसको तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में। प्लेन सरफेस जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, बिकॉज यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बता रखा है कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं, जैसे पैरेंट रॉक्स है या टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी के अलावा यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस भी सपोर्ट करती है सॉइल के फॉर्मेशन पे।
वेदरिंग की वजह से जो पेरेंट रॉक है वो डिफरेंट पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड देन अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से और वेदरिंग होने की वजह से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स धीरे धीरे किसका फॉर्म ले लेते हैं, सॉइल का फॉर्म ले लेते हैं। और इसमें प्लांट्स और एनिमल्स, जब आप देखेंगे कि जब प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाते हैं तब वो सॉइल के साथ में मिल जाते हैं, तो वो जो चीज़ उनका जो रिमेन्स होता है वो भी कहीं ना कहीं सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। नाउ लेट्स सी द पिक्चर ऑफ अ सॉइल प्रोफाइल, मीन्स हाउ दिस soil formation takes place. You can see here in the last it is given parent rock. Then after that parent rock with the help of weathering is converted into small rock, that is weathered parent rock, and then it is converted to subsoil, and after that it is converted to topsoil, that is the upper layer of the soil which is very fine particles. Now we will be reading about types of soil that you must have read in your previous classes. There are 6 types of soil, that is alluvial soil, black soil, for which we call it regular soil also, red soil, laterite soil, desert soil and mountain soil. Now we will talk about soil erosion. What does soil erosion means? Land is adversely affected by erosion. Soil without vegetation is affected more by erosion process. Fertility of soil of India is decreasing every year due to rapid erosion. Soil erosion is a serious problem for our country. Soil erosion not only affects the land but also the human beings as it reduces the production. अब जो लैंड है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर किसी चीज़ से हो रहा है तो वो किससे हो रहा है, इरोजन से हो रहा है। इरोजन का मतलब, सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, चाहे वो विंड से हो या वाटर से हो। एंड सॉइल विदाउट वेजिटेशन इज़ अफेक्टेड मोर बाय इरोजनल प्रोसेस। और अगर कोई भी सॉइल जिस पे अगर किसी भी तरह की वेजिटेशन नहीं की गई हो तो वहाँ पे इरोजनल प्रोसेस ज़्यादा होता है। सपोज़ जैसे ट्रीज़ है, अगर आप ट्रीज़ की कटिंग कर देंगे तो वहाँ पे इरोजन ज़्यादा होगा, बिकॉज जो ट्रीज़ की रूट्स होती है वो सॉइल को बाइंड करके रखने में हेल्प करती है। लेकिन अगर ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो सॉइल को बाइंड करके नहीं रख पाएंगे और वो इजीली वॉश ऑफ हो सकती है। और हमारे यहाँ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है, उसके जो न्यूट्रिशंस जो है वो एवरी ईयर कम होते जा रहे हैं। और जो सॉइल इरोजन है, ये जो प्रॉब्लम हमारी कंट्री में बहुत ही सीरियस बनती जा रही है। सॉइल इरोजन से सिर्फ लैंड ही इफेक्ट नहीं होता है, ह्यूमन बींग्स भी इफेक्ट होते हैं, बिकॉज ये प्रोडक्शन को कम कर देता है। अगर सॉइल नहीं रहेगा तो हम लोग किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। कॉजेज़ क्या क्या होते हैं सॉइल इरोजन के? फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, मीन्स ट्रीज़ और प्लांट्स की कटिंग कर देना। ओवरग्रेजिंग, एनिमल्स को किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत ज़्यादा ग्रेस करवा लेना, उन्हें चराना, जिससे कि वहाँ की जो वेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यू मस्ट हैव नोन, जहाँ पर क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड पे फार्मर्स कल्टीवेशन करते हैं एंड आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ दैट क्रॉप, एक पर्टिकुलर टाइम बाद वहाँ पे वो क्या कर देते हैं, जब वो पूरी तरह से अपने न्यूट्रिशंस ख़त्म कर देता है लैंड, तब वहाँ पे उसको कट कर दिया जाता है, उसे बर्न कर दिया जाता है और फिर दूसरी जगह कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो इससे बर्निंग प्रोसेस से क्या होता है, जो सॉइल है वो अपने न्यूट्रिशंस खो देता है, वो एक तरह से बैरन होने लगता है, बंजर बन जाता है। विंड इरोजन, विंड की वजह से भी इरोजन होते हैं, मीन्स हवा के साथ में भी आपने देखा होगा टॉप जो लेयर होती है सॉइल की वो क्या हो जाती है, वॉश ऑफ हो जाती है, मतलब उड़ जाती है। और नॉन साइंटिफिक मैथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत से नॉन साइंटिफिक मैथड्स जो यूज़ किए जा रहे हैं उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्राई सीजन ड्यू टू लॉस ऑफ वेजिटेशन, बहुत टाइम तक कभी कभी ऐसा होता है बारिश नहीं होती है बिकॉज वेजिटेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती है। एडवर्स इफेक्ट ऑन द सोर्सेज ऑफ वाटर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इरिगेशन, अगर वेजिटेशन नहीं हो पाएगी अच्छे से तो
रेन नहीं हो पाएगी और उससे जो सोर्सेस है वाटर के वो हमें इफ़ेक्ट कर सकता है। इसके साथ में इरिगेशन प्रॉब्लम्स भी हमको देखने को मिल सकती है। द डाइवर्जन ऑफ स्ट्रीम एंड ऑब्स्ट्रक्ट टू शिप पोर्ट बिकॉज ऑफ सिल्टिंग ऑफ सैंड एट द रिवर बॉटम। अब कितनी बार ऐसा होता है कि स्ट्रीम जो होती है, मीन्स आप देखेंगे कभी कभी स्ट्रीम्स का डाइवर्जन हो जाता है, उनकी डायरेक्शन बदल दिया जाता है या बदल जाता है नेचुरली। उसके अलावा शिप पोर्ट पे भी आपने देखेंगे नीचे बॉटम में जो लैंड सैंड है वो जमने लगती है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हाई क्वालिटी लैंड एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। जो बहुत ही अच्छा लैंड होता है उसका डिस्ट्रक्शन होना मीन्स उसकी जो न्यूट्रिशन है, उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है और जो एग्रीकल्चर पे बहुत बैडली इफेक्ट डालता है। रिडक्शन इन एग्रीकल्चरल लैंड, आपने देखा होगा ह्यूमंस आजकल अपनी फैसिलिटीज़ के लिए बहुत से फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल लैंड को ख़त्म करके वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड ख़त्म होता जा रहा है। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को, यू कैन आस्क इन द ग्रुप। थैंक यू।